जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक अच्छी रैंक सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास गुड आंसर राइटिंग स्किल्स हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप आंसर लिखने के कुछ मूलभूत नियम हैं, जब वो आप जानते रहते हैं और डेली आंसर राइटिंग की एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपने कई टॉपर्स से सुना भी होगा कि डेली एक आंसर लिखिए, लेकिन लिखने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ लिखने से पहले आपको आंसर लिखने के वो मूलभूत नियम क्या हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे एक आप अच्छा आंसर लिख सकें। और नहीं तो आप लिखते रहेंगे, साल 2 साल बीत जाएंगे, फिर भी शायद आप एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में ना जा पाएँ। मैंने अब तक लाखों के ऊपर आंसर चेक किए हैं और ज़्यादातर जो आंसर चेक किए हैं हिंदी मीडियम के, और जब भी मुझे मौका मिला इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों के आंसर देखने का, तो उनके आंसर पता नहीं क्यों ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का आंसर बहुत अच्छा रहता है। हिंद जो जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो पता नहीं इतना अच्छा आंसर लिखना कैसे सीख जाते हैं, जबकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो बहुत टाइम लेते हैं सीखने में। वो भी अच्छा लिखते हैं लेकिन सब नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, 2 से 3 वीडियो इसके होंगे, 10-10, 15-15 मिनट के। आज के इस वीडियो में आंसर लिखने से पहले वो सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए उस पर मैं बात करूँगा। फिर इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं इंट्रो, मतलब भूमिका कैसी लिखी जानी चाहिए, उस पर बात होगी बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है वो 25 से 30 मिनट भी समय लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक इंट्रो और भूमिका लिखने में सबकी नानी याद आ जाती है, राइट। क्योंकि भूमिका लिखने में ही मुझे जो अभी तक मालूम पड़ा है कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि वो भूमिका सोच ही नहीं पाते, और उसको लिखने में ही उनको कम से कम आधे घंटे चले जाते हैं। ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आए हुए हैं कि आधे घंटे चले जाते हैं इंट्रो लिखने में। तो एक वो जो दिक्कत काफ़ी सारे एस्पिरेंट के सामने हैं, उसका सलूशन क्या हो, इसके दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंट्रो कैसा होना चाहिए। जो टॉपर्स की कॉपियां हैं उनको आधार बना कर के ही बात करूंगा मैं। विजन आईएएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो जो टॉपर्स हर साल के रहे हैं और जिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, उनकी कॉपियां आपको वहाँ के देखने को मिलेंगी। तो टॉपर्स की कॉपियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो मैं बताऊंगा कि क्या सीखने को मिलता है। जैसे आप अपने खुद से आप कॉपियों को उठाते हैं तो समझ नहीं पाते कि क्या इसमें समझना है, राइट। तो क्या समझना है, क्या वहाँ से सीख लेना है, वो मैं बताऊँगा। इंट्रो कैसा होना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस का जो आंसर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है, मेन बॉडी में जो पक्ष होते हैं, 2-3 पक्ष जो भी बनते हों प्रश्न के अनुसार, उस मेन बॉडी को कैसे लिखा जाना चाहिए, मैप कहाँ बनाना चाहिए, डायग्राम कहाँ बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट कहाँ बनाना चाहिए, मैप कहाँ बनाना चाहिए, सब पर मैं बात करूँगा, राइट। जो बताया ना कि मैं लाखों के ऊपर आंसर चेक किया हूँ और ऐसे ऐसे बच्चों को देखा हूँ कि जो मैप और फ्लो चार्ट जा कर के निष्कर्ष के बाद लास्ट में बना रहे, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो उत्तर को जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, उसको बिंदुवार क्रम में लिखना चाहिए कि विश्लेषण को आधार बना करके लिखना चाहिए। सब पर बहुत ही बारीकी तरीके से बात करूँगा और एकदम लॉजिक के साथ बात करूँगा, जो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये करेंगे तो नंबर बूम मारेगा। तो जो पूरी एक सीरीज़ है ये 2-3 वीडियो की, वो ज़रूर देखिए आप, ठीक है। टॉपर्स की कॉपियों को आधार बना के मैं ही समझाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी आधार बनाऊंगा। इसलिए इस पूरे सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। 3 से 4 वीडियो इसके बनेंगे, 10-10, 15-15 मिनट के। आज के इस आंसर राइटिंग स्किल्स प्रोग्राम में सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आंसर लिखने का टाइमिंग कितना होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और जिसको पता है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ों का आइडिया है, तो आप क्या करिए, जाकर के यूट्यूब के ऊपर जो 3 डॉट होते हैं, शायद राइट या जो भी कॉर्नर में ऊपर देखेंगे, तो वहाँ से इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, कि ताकि जल्दी जल्दी ये वीडियो आपका ख़त्म हो, किसी का समय ना खराब हो, और जो नहीं जानते वो अच्छे से बैठ करके इस चीज़ को समझें। देखिए, आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस, जो जीएस पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और जो शुरू के 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 150 शब्दों में लिखने होते हैं, वो 10 नंबर के होते हैं, पता ही होगा आप लोग को। और इसके बाद जो 11 से लेकर के 20 तक और जो अगले 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 250 शब्दों में लिखने होते हैं और 15 नंबर के होते हैं, राइट। अब आपको लिखने के लिए जो पूरा समय दिया जाता है, एक जीएस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है, यानी 180 मिनट का। अब आप इस तरीके से टाइमिंग डिवाइड करके आप जब अभी प्रैक्टिस भी करें
यदि मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ तो आपको 3 घंटे में ही लिखना होगा, लेकिन उससे पहले रूम पर के बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 150 शब्दों को आप 7 मिनट में लिखने की कोशिश करिए, राइट। और जो अगले 10 क्वेश्चंस हैं 250 शब्दों वाले, उनको 11 मिनट में लिखने की कोशिश करिए। यदि 10 का मल्टीप्लाई 7 से या 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन ये जो हैं इनका 11 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 180 मिनट, राइट। कुछ ऐसे भी हैं चाहते होंगे कि नहीं सर इसको 8 मिनट कर दीजिए, ये 8 मिनट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए, आप इसको 8 कर लीजिए, इसको 10 कर लीजिए, राइट। लेकिन ये ज़्यादा आदर्श अनुपात माना जाता है आंसर लिखने का, ओके, ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, सबसे पहले बात ये जाननी मार्किंग का इशू। आप चाहे जितना अच्छा आंसर लिख लीजिए, आपको 50 से 60% से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, राइट। ये एकदम हाईएस्ट है, मतलब 10 में से आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे और 15 में से आपको 7.5 से 8 नंबर मिलेंगे। अब बात आती है कि जो आंसर के जो पार्ट, जब आंसर लिखते हैं तो आपको पता होता है कि जो पहला जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रो होता है, भूमिका होता है, फिर इसके बाद मुख्य भाग आता है, फिर निष्कर्ष आता है। ये 3 पार्ट में पूरा आंसर डिवाइड होता है। अब ये बात आती है कि यदि आप मान लीजिए आंसर लिखने से भूमिका बहुत अच्छी लिख रहे हैं तो कितने नंबर मिलेंगे, मैं बात करूँगा। मेन जो उस मेन बॉडी है उसको आप पूरा लिख दे रहे हैं तो कितना नंबर मिलेंगे उस पर मैं बात करूँगा। निष्कर्ष अच्छा लिख देते हैं तो कितना नंबर मिलेंगे उस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है उस पर मैं बात करूँगा अभी। आपके पास समय है, आप बहुत अच्छा प्रश्नानुसार एक अच्छी भूमिका लिख दिए, उसके बाद आप टाइमिंग पूरा हो गया, आप नहीं लिख पाए आंसर, आप अच्छी भूमिका लिख दी और पीछे के 19 या 18-19 जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं अच्छे लिखे हैं, एग्जामिनर पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ा हुआ है, एग्जामिनर खुश है आपके पिछले 18-19 क्वेश्चंस को पढ़ करके, तो यहाँ आपको जो सामान्यतः एक भूमिका में 1 से 1.5 नंबर मिलने चाहिए, हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ खुश होकर 2 नंबर दे के जाए, और बहुत खुश होगा तो 2.5 दे के जाएगा। यार क्या बच्चा है, मतलब इसके पास थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई, लेकिन इसको मौका मिलता तो इसका भी आंसर खूब अच्छा लिखता, तो आपको 2 से 2.5 नंबर भी दे के चले जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, मिलना चाहिए 1 से 1.5 नंबर कायदे से, लेकिन दे के कितना भी जा सकता है, 2 से 2.5 नंबर, राइट। तो एक अच्छा आंसर लिखने की स्किल पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आगे मैं धीरे धीरे बताऊँगा इसके बाद की वीडियो में कि इंट्रो कैसा होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, तो बहुत कुछ सीखेंगे। एकदम पेशेंस के साथ रहिए और सीखिए जो मैं बता रहा हूँ, और ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें ये बता रहा हूँ इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पता नहीं रहता, और इसके बाद भी आप उछल रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए हैं, बाजारीकरण की इस भौतिकतावादी इस दुनिया में आप सिर्फ डूबे हुए हैं। सीरियस होंगे तो इन सब चीज़ों को समझेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है ये वीडियो। फिर भी आप सीरियस नहीं होंगे तो हो सकता है यूँ ही अरे छोड़िए सब फालतू की चीज़ें हैं करके इग्नोर करके चले जाएंगे, तो फिर आप एक ट्रैप में फंसते रहेंगे और कभी भी एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। फिर इसके बाद मैं मुख्य भाग की बात करूं कि आंसर के मेन बॉडी की, तो वहाँ पर आप अच्छा लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार सभी जो पक्ष हैं उनको कवर करते हैं तो 4 से 3 नंबर मिल जाते हैं, राइट। निष्कर्ष आप अच्छा लिखते हैं तो आपको 1 से 1.5 नंबर मिल सकते हैं। मैं इसको 10 नंबर के हिसाब से मार्किंग किया हूँ, 15 के हिसाब से भी किया जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ 10 के किया हूँ। मान लीजिए आपको भूमिका में 1 नंबर मिला, मुख्य भाग में 4 और निष्कर्ष में 1, तो 4 1 5 1 6 नंबर हो गया इधर। अब मान लीजिए कि आपको 1.5 नंबर इधर मिलता है और 3 नंबर इधर, 1.5 नंबर इधर, तो इसको काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं और करके स्लैश करके लिखा हूँ, ओके। अब मान लीजिए आप 6 नंबर पर आ गए, आप 6 नंबर के लायक आपका भूमिका पढ़ने में ठीक रही, मतलब जो कंटेंट था वो ठीक था, मुख्य भाग में सभी पक्षों को आपने शामिल किया था, राइट, निष्कर्ष आपका अच्छा था, हाँ ओके, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन को ठीक नहीं रखा था। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रश्न उत्तर को आकर्षक आप नहीं बना पाए, कुछ न कुछ मिस्टेक आपने की। क्या मिस्टेक की मैं बाद में अभी दिखाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन में बात कर रहा हूँ कि आप प्रेजेंटेशन गलत कर देते हैं, मतलब प्रस्तुतिकरण, लेखन और भाषा शैली व वाक्य संरचना क्रमशः का मतलब प्रस्तुतिकरण यदि आपका सुंदर नहीं होता, लेखन शैली सुंदर नहीं होती, भाषा शैली प्रवाहपूर्ण नहीं रहती और वाक्य संरचना में तारतम्यता नहीं रहती, तो आपकी जो 6 नंबर हैं यहाँ से आपके 1 से 1.5 नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं, और एग्जामिनर बहुत इरिटेट हुआ तो 2 नंबर भी काट लेगा, फिर आपको 4 ही नंबर मिलेगा, ओके।
ये समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है। अभी मैं दिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। जब अभी मैं भूमिका और मेन बॉडी और कंक्लूजन पे बात करूंगा तो प्रेजेंटेशन पे भी बात करूंगा, लेखन और भाषा शैली पर भी बात करूंगा, वाक्य संरचना पर भी करूंगा, सब पे करूंगा। A to Z पूरी मैं आंसर लिखने के स्किल पे बात करूंगा, कुछ छूटेगा नहीं। जो मैं सोच पा रहा हूँ इतने 6 सालों में मैंने अब तक जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस मेरा है, उस पर मैं सोच करके ही ये पूरी नोट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। एक दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि हंसिए के बाहर की तरफ कुछ नहीं लिखना है। हंसिए के बाहर का मतलब आपको मालूम है कि ऐसे ही आंसर सीट होती है, राइट। और आंसर हमेशा आप लोग प्लेन पेज पे ही लिखिए, जो लाइनिंग वाली कॉपी होती है उस पर मत लिखिए। बहुत सारे लोगों की कॉपियाँ मुझे ऐसे देखने को मिलती है, मत लिखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने ही गोल से बहुत दूर हो जाएंगे। कोई बहाना नहीं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और यहाँ पर ऐसी कॉपियाँ नहीं मिलती, कुछ नहीं जानता ये सब मैं। आपके गांव से कुछ ही दूर शहर में जाएंगे, प्रिंटिंग मशीन जहाँ पे चीज़ें प्रिंट होती हैं, आपके गांव में ही देखेंगे बाहर आधार कार्ड और ये फलाना धमाका प्रिंट करवाते हैं, वहाँ पर A4 साइज़ के उनके पास पेज होते हैं, वो जहाँ से लाते हैं आप जाइए खरीद करके लेके चले आइए। तो ये सब बहानेबाजी मत करिए, और करना है तो करते रहिए, आप ही अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे, सीधी सी बात। हंसिए के बाहर कुछ नहीं लिखना है, मतलब ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो अंदर का ये जो आप देख रहे हैं ना, राइट, इसका ये जो बाहर का पार्ट है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आंसर लिखते समय आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं लिखना है, नंबर कट जाएगा आपका, एकदम ध्यान रखिएगा। कॉपी में धार्मिक संकेतों या स्लोगन का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की कॉपी में स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है, 786 लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं, स्लोगन नहीं होना चाहिए, जय श्री राम, जय विंध्यवासिनी माता, ये सब चीज़ें नहीं। कॉपी में ये सब नहीं होता। आपकी आस्था एक अच्छी चीज़ है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये जो आप कॉपी जिसमें लिख रहे हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें उम्मीदें नहीं की जाती। दोहा नहीं लिखना है। आजकल का पता नहीं क्या ट्रेंड चल चुका है हिंदी मीडियम के बच्चों में कि जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इकोनॉमी लिख रहे हैं तो दोहा डाल रहे हैं, कबीर का, विवेकानंद का कोई एक लाइन डाल दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या सीख रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। उनको लगता है कि दोहा कबीर और तुलसीदास का और विवेकानंद का जान लिए तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गया, उस ज्ञान को उसमें वो देने लगते हैं। नहीं भाई, जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिखना है, मैं उस पर भी बात करूँगा। दोहा डालना है तो ज़्यादातर ये सब चीज़ें एस्से में यूज होती हैं, जितना डालना है एस्से में आप करिए, वहाँ पर आपके नंबर बूम मारेंगे। जीएस पेपर 4 में एथिक्स में कर सकते हैं, राइट। अंग्रेजी शब्दों को लिखने से बचें, ज़रूरत पड़ने पर देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पता नहीं, वो उनके अंदर ऐसा रहता है कि एग्जामिनर को जताना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी भी आती है, और खूब भर भर के इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसका यूज करते हैं। आपके नंबर कटेंगे, बहुत अच्छे से माइनस करता है एग्जामिनर, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इस सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आपको अंग्रेजी के शब्दों को यूज़ नहीं करना है, ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ देवनागरी में लिखिए। जैसे मान लीजिए, देखिए, अंग्रेजी के जो शब्द यूज करने होते हैं वो कहाँ होते हैं, जैसे साइंस का विषय हो गया, साइंस टेक हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, या ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर उसका हिंदी आप लिख भी देंगे तो शायद हो सकता है एग्जामिनर ना समझ पाए, राइट। तो वहाँ पर इंग्लिश वर्ड ज़रूरी हो जाते हैं आप लिखें, लेकिन कोशिश करिए उसको देवनागरी में लिखने की। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं इंग्लिश के कि उनको आप हिंदी में लिखना आपके लिए मात्रात्मक त्रुटि का काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे आंसर में आप कम से कम 10 से 12 वर्ड इंग्लिश के ही डाल देंगे तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर साइंस टेक की बात करूँ, जैसे GSLB PSLB, ये सब तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों की कॉपी मैंने देखा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इस सब को इंग्लिश में ही लिख देते हैं, जबकि आपको देवनागरी में इस तरीके से लिखना चाहिए, इन्फ्लेशन, ठीक है। मुद्रास्फीति को नहीं लिख रहे हैं आप, इंग्लिश ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन्फ्लेशन, इस तरीके से। चलिए अब आगे देखिए, जो इसके बाद भूमिका मैं भी स्टार्ट मतलब ये करूँगा, बताऊँगा इस पर नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट टॉपिक है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के सामान्यतः सभी प्रश्न पॉइंट वाइज में लिखे जा सकते हैं, राइट। पॉइंट वाइज में लिखे जा सकते हैं, मतलब मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो उनके आंसर मुझे सिर्फ पॉइंट वाइज में दिखते हैं, और हिंदी मीडियम के जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं उनमें ही पॉइंट वाइज दिखता है। नहीं तो सबके सब जो बिगिनर होते हैं वो तो सीधा पॉइंट वाइज तो जानते ही नहीं क्या होता है, सिर्फ
विश्लेषण को आधार बनाते हैं। जब विश्लेषण को आप आधार बनाते हैं मतलब पॉइंट वाइज का मतलब इस तरीके से आप पॉइंट में लिख लिख करके अपनी बातों को पूरा करते हैं, और विश्लेषण में इन्हीं बातों को आप इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं ऐसे। और आप मान लीजिए यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट आपने लिखा है, तो इन 5 पॉइंट को यहाँ समझाने में भी आपको जगह कम पड़ जाती है, राइट। 2 ही पॉइंट में पता चला आपने इतना विस्तार दे दिया। तो जब विश्लेषण को आप महत्व देते हैं तो क्या इसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं वो देखिए। भाषा शैली आपकी प्रभावित हो सकती है, राइट। आप कभी भी लिख करके ट्राई कर लीजिएगा, आपकी लैंग्वेज जो स्टाइल है, जो भाषा शैली है वो प्रभावित होगी, वाक्य संरचना आपका प्रभावित हो जाएगा। जाता का जाति लिख देंगे और जाति को जाता लिख देंगे, का का के लिख देंगे, की लिख देंगे, जहाँ में नहीं लगना चाहिए वहाँ में लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ना थोड़े मिस्टेक होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। अब जब भाषा शैली प्रभावित होती है और जब आप विश्लेषण को महत्व देने लगते हैं तो समय खपत बढ़ जाता है, मतलब आपका समय भी बहुत जाने लगता है। जो 3 घंटे में पेपर पूरा होना चाहिए था वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं। कभी भी ट्राई करके देखिएगा, अभी मैं टॉपर्स की भी कॉपी दिखाऊंगा, आप रैंक 1 जिनकी भी आई हुई है पिछले कई सालों की टॉपर्स की कॉपियों को उठाएंगे, आपको विश्लेषण के फॉर्मेट में उत्तर नहीं दिखेगा, पॉइंट वाइज ही दिखेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जगह भी कम पड़ जाए, और मैंने ये देखा भी है कि जब विश्लेषण को आधार बनाते हैं जो भी दोस्त, उनको जगह भी कम पड़ जाती है, फिर इसके बाद हंसी के नीचे जाके लिखने लगते हैं। एक तो आपने विश्लेषण को बनाया, एग्जामिनर वैसे भी पढ़ने में रुचि नहीं रखता, फिर इसके बाद आपने हंसी के बाहर भी जा करके लिखना शुरू कर दिया और भी नंबर कटने लगते हैं। फिर आपको चाहे जितना कुछ वो 2 पॉइंट भी मेन बॉडी में अच्छा लिखे रहेंगे तो फिर भी 1-2 नंबर दे के हटा देगा आपको। शब्द सीमा का उल्लंघन होने लगता है। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पढ़ने में रुचि भी कम रखता है, क्योंकि उसके पास भी उसको चेक करना रहता है। उसके लिए जितना आप इजी करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा रुचि रखता है, फटाफट चेक करता है और अच्छे नंबर देता है। यदि मैं आप टॉपर्स की कॉपी दिखाऊँ आपको, तो शक्ति दुबे मैम की कॉपी है, इस बार रैंक 1 रही है उनकी, आप सभी को मालूम होगा। उनकी कॉपी देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब ये इंट्रो है। इंट्रो के बाद आप देखेंगे तो सभी जो आंसर हैं वो पॉइंट वाइज में देखेंगे, राइट। दिख रहा होगा आपको, सब पॉइंट वाइज में। ये कंक्लूज़न हुआ, फिर ये इंट्रो हुआ, फिर इसके बाद कुछ फ्लो चार्ट में कुछ चीज़ों को समझाया गया है, फिर इसके बाद फिर बिंदुवार क्रम में पूरा उत्तर आपको दिखेगा, ये निष्कर्ष है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे पॉइंट वाइज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। पूरा आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा आंसर आप देखेंगे तो इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, देख रहे हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर के कहने का ये मेरा मतलब है कि जो समझा रहा हूँ उस चीज़ों को ठीक से समझिए, राइट। ये देख रहे हैं आप सब पॉइंट वाइज में। हाँ, लेकिन जो इंट्रो होता है, जो कंक्लूजन होता है, उसको कभी बिंदुवार में मत लिखिएगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी कॉपियाँ मैंने देखा है कि उसको जो इंट्रो होता है, जो कंक्लूजन होता है, उसको बिंदुवार में लिखते हैं। उसको नहीं लिखना है, उसको विश्लेषण के ही फॉर्मेट में आप इंट्रो और कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, ठीक है। आप शक्ति दुबे मैम की कॉपी खुद से भी डाउनलोड कर लीजिए, विजन IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और बोलेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज में ही आपको उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अब भूमिका कैसी होनी चाहिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। टॉपर्स की कॉपियों को भी आधार बनाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। आगे के अब लेक्चर होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।